साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। खरपतवार फसलों के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होती है और ये उत्पादन को बहुत कम कर देती है। कुछ खरपतवार तो ऐसी होती है जिसका मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होती है, जैसे कि गाजर घास। और अगर इनको रीयूज़ किया जाए और बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में, और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर JS मिश्रा जी, जो कि इस संस्थान में निदेशक है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि संस्थान द्वारा जो है खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं और क्या क्या अनुसंधान किए जा रहे हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 113 संस्थानों में खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में वर्ष 1989 में शुरू हुआ, और विभिन्न राज्यों में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें 24 कृषि विश्वविद्यालयों में इसके केंद्र हैं। तो ये संस्थान अपने केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में फसलों में, गैर फसली क्षेत्रों में, जलीय संरचनाओं में, गैर फसली क्षेत्रों के अलावा जो भी हमारे पार्क हैं, स्कूल हैं, जहाँ भी खरपतवारों की समस्या है उस पर यह संस्थान शोध करता है, और शोध के जो परिणाम आते हैं उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग करवाता है और किसानों को जागरूक करता है। अगर हम गाजर घास की बात करें सर, तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर गाजर घास मानव स्वास्थ्य के लिए, पशु स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए भी बहुत ही घातक खरपतवार है। गाजर घास हमारे देश का खरपतवार नहीं है। आज़ादी के बाद जब हम बाहर से गेहूं का आयात करते थे तो गेहूं के साथ इसके बीज हमारे देश में वर्ष 1955 के दशक में लाए गए, और तब से ये खरपतवार आज की स्थिति में पूरे देश में फसलों में और गैर फसली क्षेत्रों में फैल गया है। फसलों में तो ये नुकसान करता ही है, लेकिन ये एक विषैला खरपतवार है। जब भी इसके संपर्क में मनुष्य आते हैं, पशु आते हैं, तो इसमें मनुष्यों में और पशुओं में चर्म रोग, खुजली, दमा, सांस लेने में परेशानी, इस तरह की तमाम बीमारियां हो जाती हैं। इसके जो पराग कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं और हवा में उड़ते रहते हैं। हवा में उड़ने के कारण कई बार सांस लेने के माध्यम से हमारे अंदर भी चले जाते हैं, तो मनुष्यों में दमा जैसी बीमारी फैल जाती है। और जो पशु वैसे तो गाजर घास को खाते नहीं, क्योंकि गाजर घास में बहुत विषैलापन होता है, लेकिन अगर गलती से चारागाह में खा लिए तो ये पाया गया है कि उनका दूध भी विषैला हो जाता है। और कुछ पशु जैसे बकरी वगैरह अगर खा लेते हैं तो बकरियों का मांस वगैरह भी विषैला हो जाता है। तो इसलिए ये गाजर घास पशुओं में, मनुष्यों में तरह तरह की बीमारियां फैलाता है और पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक खरपतवार। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या गाजर घास का रीयूज़ किया जा सकता है या इसे किसी तरह से बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, ये गाजर घास के लिए ही नहीं बल्कि हम तो और खरपतवारों की भी चर्चा करते हैं जब, तो एक विकल्प ये खुला रखते हैं कि इनका यूज भी एक विकल्प होना चाहिए। और गाजर घास के यूज की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है अपने निदेशालय में और जो हमारे 24 केंद्र हैं विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में,
तो इसका जो वर्मी कंपोस्ट है, एक खाद बनाई जाती है जैविक विधि से, वो बहुत ही अच्छी विधि है। और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, गाजर घास से जो जैविक खाद बनाई जाती है वर्मी कंपोस्ट, उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा है, वो जो सामान्य रूप से गोबर की खाद किसान भाई यूज करते हैं उससे दुगनी होती है। तो अगर हम सावधानी पूर्वक गाजर घास को फूल आने से पहले, जो सबसे बड़ी सावधानी है कि फूल आने से पहले गाजर घास को हम उखाड़ करके अपने आसपास एक गड्ढा बना लें और उस गड्ढे में गाजर घास को जड़ सहित उखाड़ के डालते रहें और बीच बीच में हम उस पर कुछ गोबर का छिड़काव करते रहें। और उसके बाद जब गाजर घास पूरी तरह से भर जाए उस गड्ढे में, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद, तो उसको हम पूरा एक गोबर से लीप दें ऊपर से। और निश्चित तौर पर 3 से 4 महीने में इतनी अच्छी खाद तैयार हो जाती है, तो उसका किसान भाई अपने किचन गार्डन में, सब्जी के एरिया में या जो फल फूल के बागानों के नीचे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे जो है गाजर घास के नियंत्रण के साथ साथ इससे जो है पौधों को पोषक तत्व मिलेगा, इसका उपयोग होगा। और अगर कोई किसान भाई बड़े एरिया में करना चाहते हैं तो एक स्वरोजगार का अवसर भी इससे मिल सकता है, क्योंकि आजकल जो बाज़ार में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है वो लगभग 8 से 10 रुपये प्रति किलो बिकती है। तो अगर कुछ किसान भाई इंटरप्रेन्योरशिप करके इसको आगे बढ़ाना चाहें तो ये एक आय का एक जरिया भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, आपने देखा और जाना कि गाजर घास से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबको सामूहिक रूप से मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर साहब, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि ये तो हुई बात गाजर घास की, और भी ऐसे खरपतवार होती है जिनका रीयूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कुर्सी बनाई जा सके या थैले बनाए जा सकें। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले स्वरोजगार की बात की थी, तो इस तरह से और भी कोई खरपतवार है? इस तरह से कई बहुत खरपतवार हैं। जैसे आपने पुराने आयुर्वेद में पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं उसमें खरपतवारों की बहुत सारी प्रजातियाँ का उपयोग होता है, क्योंकि सभी पौधों में कुछ न कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है। आवश्यकता है हम उसको कैसे पहचानें और उसका उपयोग करें। दूसरी बात, कुछ खरपतवार जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं या जबलपुर मध्य प्रदेश की भी बात करें जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें लंटाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोगों ने जो हमारा पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में इसका केंद्र है खरपतवार अनुसंधान का, उन्होंने लंटाना से तमाम तरह के कुर्सी, स्टूल, इस तरह से भी इससे बनाया जा सकता है और बड़ी अच्छी कीमत इस पर मिल सकती है। साथ ही साथ हमारे कुछ केंद्रों ने जो ये जलकुंभी होती है, इससे भी जैविक खाद बनाई जाती है, क्योंकि जलकुंभी का आपने देखा होगा तालाबों में बहुत ज़्यादा बायोमास होता है। तो इसको भी निकाल करके इसकी जैविक खाद बना सकते हैं, या इसको सुखा करके हम खेत में मल्चिंग के रूप में, बिछावन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो खरपतवारों पर दबाव पड़ता है और खरपतवार कम उगते हैं और बाद में ये सड़ के खाद का काम करता है। तीसरे, कुछ खरपतवार जैसे उसमें जो जली खरपतवार हैं, जलकुंभी है, टाइफा है, सल्विनिया है, ये खरपतवार जो प्रदूषित पानी है उसमें जो हैवी मेटल्स होता है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, लेड है, इसको शोषित करते हैं। तो अगर ऐसे जो पोल्यूटेड वाटर है वहाँ पर इन खरपतवारों को हम लगाएं तो ये काफ़ी मात्रा में पानी के जो हैवी मेटल्स हैं उनको शोषित कर लेते हैं अपने में, और वो पानी बाद में हमको सिंचाई के कार्य में यूज किया जा सकता है। तीसरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ उपयोग करने के संदर्भ में,
आजकल पूरे देश में प्राकृतिक खेती पर बहुत जोर दिया जा रहा है और प्राकृतिक खेती में चूँकि रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित है, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमने अभी मल्चिंग की बात की, तो जो खरपतवार खेत में है उसको उखाड़ करके और उसमें मल्चिंग का काम करें, एक बिछा दें उसमें, या इस तरह से जलकुंभी या दूसरे खरपतवारों को सुखा करके 2 कतारों के बीच में उसको लगा दें, बिछा दें, तो उससे खरपतवार जो उगते हैं वो कम हो जाएंगे। तो एक तरह से ये खाद का काम करता है, पानी को शोधित करने का काम करता है और इसको खरपतवार नियंत्रण में भी खरपतवारों को प्रयोग किया जा सकता है मल्चिंग के रूप में। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी और दर्शकों, आपने देखा और जाना कि जहाँ चाहा वहाँ राह तो मिल ही जाती है, यानी कि आप किस तरह से खरपतवार को रीयूज़ करके और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले जबलपुर में एक मिलने वाली खरपतवार की बात की थी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी खरपतवार पाई जाती है। मध्य प्रदेश में खरपतवारों की संख्या तो बहुत है। आप जैसे फसलों की बात करें तो एक एक फसल में सैकड़ों खरपतवार होते हैं और रबी की फसल में रबी वाले खरपतवार, गर्मी में गर्मी के, सोयाबीन है, गन्ना है, धान है, खरपतवार ही भरे रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो जलीय खरपतवार है, जैसे जलकुंभी की बात किया, आप तालाबों में देखिए, नहरों में देखिए, पूरा जलकुंभी भरा रहता है। आप सल्विनिया, हमारे संस्थान ने विगत 3-4 वर्षों में इतना अच्छा काम किया है सल्विनिया के ऊपर, चूँकि जलीय संरचनाओं में पानी होता है और पानी का मल्टीपल यूज़ होता है। पानी जानवर भी पीते हैं, पानी में मछली भी होती है, पानी का सिंचाई में उपयोग होता है, कई जगह पानी को गरीब लोग और भी पीने या कपड़ा धोने के काम में। तो ऐसी दशा में जहाँ पानी है वहाँ हम रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। तो उसके लिए हमारे पास जो जैविक विधियाँ हैं, जैसे सल्विनिया के लिए एक सिर्टोबैगस सल्विनी नाम का कीट है, इसका बहुत बड़ा सफल प्रयोग हम लोगों ने 2900 एकड़ के जलाशय में मध्य प्रदेश में ही, जो सतपुड़ा का STPS थर्मल पावर प्लांट है, उसमें किया और 2 साल क्या कहा, 18 महीने में वो पूरा जलाशय सल्विनिया से मुक्त हो गया और उस जलाशय के किनारे जो मछुआरा समाज है वो मछली पालन में उनको काफ़ी फायदा होने लगा है। इसी तरह कटनी में और दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में भी जहाँ जहाँ सल्विनिया की समस्या थी, इस कीट ने 18 महीने में उसको एक अच्छी तरह से साफ कर दिया और वहाँ का पानी पुनः यूज हो रहा है। इसी तरह जहाँ जहाँ जलकुंभी की समस्या है, वो भी एक बहुत विकराल समस्या है, तो उसके लिए इस संस्थान ने 2 कीड़ों की पहचान की थी। नियोकिटना स्पीसीज के दोनों कीड़े हैं, उसको भी हम जलकुंभी के ऊपर जब छोड़ते हैं तो वो भी धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा करके जलकुंभी को नष्ट करता है। और इसको सबसे ज़्यादा जो सफलता मिली हमको, ग्वालियर जो हमारा केंद्र है, वहाँ बहुतायत से इसकी सफलता मिली और पूरे तालाब को भी इसने, कीड़े ने साफ कर दिया। तो इस तरह से जो संस्थान के अनुसंधान कार्य हैं काफ़ी लोकप्रिय हैं और किसानों को इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। वाकई सर, खरपतवार अनुसंधान संस्थान द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पर सर, जैसा कि खरपतवार की हम बात कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। हर साल बहुत फसलों को नुकसान होता है, उत्पादन में कमी होती है। तो सर, क्या आपके पास कुछ आंकड़े हैं, आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल। इस दिशा में इस संस्थान द्वारा आज के लगभग 5 वर्ष पहले पूरे देश में खरपतवारों से कितना नुकसान होता है उसका एक, जो हमारे, जैसा मैंने बताया कि 24 राज्यों में केंद्र हैं, उनके माध्यम से किसानों के यहाँ से आंकड़े इकट्ठा करके एक निष्कर्ष निकाला गया और जो पूरा देश आज उसी निष्कर्ष को यूज करता है। लेकिन चूंकि जैसे मैंने कहा कि फसलें हमारे यहाँ बहुत हैं, तो फिलहाल अभी हमने जो 10 प्रमुख फसलें हैं, उसमें धान है, गेहूँ है, मक्का है, गन्ना है, इन केवल 10 प्रमुख फसलों का जो आकलन किया तो हमने ये पाया कि लगभग 34% नुकसान उनकी पैदावार में होता है, जब किसान अपनी विधि से नियंत्रण कर रहा है उसके बावजूद। और जब हम उनका आर्थिक विश्लेषण किए तो वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। ये आंकड़ा आप देखिए कि एक साल में केवल 10 प्रमुख फसलों में 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में कितनी फसलें हैं, सैकड़ों फसलें हैं। अब अगर उनका सबका आकलन करिए तो ये आंकड़ा 70,000 करोड़ का, मैं तो कहूँगा 2-4 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो जाएगा। तो इतना नुकसान है। लेकिन चूँकि अभी थोड़ा जागरूकता कम है, किसान भाई कीड़े और बीमारियाँ लगने के बाद तो तुरंत ध्यान देते हैं, खरपतवारों पर कम ध्यान देते हैं। लेकिन चूँकि अब मजदूरों की कमी हो रही है, तो अब धीरे धीरे वो खरपतवार प्रबंधन की महत्ता को समझ रहे हैं और उन पर अब वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाला जो समय है, बिना खरपतवार प्रबंधन के सफल फसल उत्पादन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो सर, कोई संस्थान के माध्यम से ग्रुप बनाकर कार्य करना चाहे तो क्या ऐसा किया जा सकता है? निश्चित तौर पर, चूँकि जैसा मैंने कहा कि हमारा यह संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार तीनों के लिए है, तो हमारे यहाँ तो प्रशिक्षण लेने के लिए कई बार किसान लोग या अन्य जो संस्थाएं हैं, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हो चाहे सरकारी संस्थाएं हो, ग्रुप में ही आते हैं। तो अगर वो ग्रुप में आकर के कोई अपना कार्यक्रम शुरू करना चाहें, जैसे मैं अभी बात कर रहा था जैविक नियंत्रण की, तो हमारे पास किट हैं, गाजर घास के लिए हैं, जलकुंभी के लिए हैं, सल्विनिया के लिए हैं। तो अगर उनके क्षेत्र में ये समस्या है तो इसको अपने क्षेत्र में पैदा कर बढ़ा सकते हैं और उसको एक निर्धारित रेट पर किसानों को बेच सकते हैं। तो इस तरह से एक ग्रुप बना करके वो निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वक्त है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विचार, ग्वालियर की आधुनिक गौशाला प्रेरणा स्रोत, मध्य प्रदेश में 25 अक्टूबर से होगी सोयाबीन खरीदी, रबी में सरसों की खेती, मटर से कमाए लाभ। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ संवाद किया। इस चर्चा में किसानों ने कृषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं और सुझावों को साझा किया। किसानों ने घटिया बीज और कीटनाशकों की समस्या, कृषि की लागत कम करने, फसलों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। किसानों ने फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी से हो रहे नुकसान और ट्रांसफार्मर खराब होने पर समय से बदलने जैसी समस्याएं उठाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत दिवस 2024 समारोह में नई दिल्ली से मध्य प्रदेश को अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने ग्वालियर में बनी देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला और परिसर में निर्मित कंप्रेस्ड बायो गैस संयंत्र का वर्चुअली शुभारंभ किया। स्वच्छता दिवस पर भोपाल में आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के राज्य स्तरीय समापन समारोह में स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना में 685 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला में शुरू होने वाला बायो सीएनजी प्लांट देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बनेगा। प्लांट 100 टन गोबर से प्रतिदिन 3 टन सीएनजी और 20 टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि अन्य नगरों में भी इस मॉडल को अपनाकर सीएनजी और जैविक खाद उत्पादन के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर प्राइम सपोर्ट स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में 13.68 लाख टन से अधिक सोयाबीन खरीदने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव स्वीकृत कर चुकी है। सोयाबीन खरीदने के लिए 1400 खरीदी केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में चालू खरीफ में 55 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी हुई है तथा उत्पादन लगभग 64 लाख टन होने की संभावना है। सोयाबीन खरीदने के लिए केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को करीब 8,000 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने उपार्जन के 3 दिन में किसानों के खाते में भुगतान करने की घोषणा की है। इसलिए मार्कफेड जल्द ही 1100 करोड़ रुपए का कर्ज लेगा। इसके लिए बैंकों से ऑफर बुलाए जाएंगे। जिस भी बैंक की ब्याज दर कम होगी उससे मार्कफेड द्वारा सरकार की गारंटी पर कर्ज लिया जाएगा। इस रबी में किसान भाई सरसों की फसल लेकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। सरसों की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। भूमि का पीएच मान 7-8 रहना चाहिए। सरसों की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए खरीफ में ली गई फसल की कटाई के बाद एक गहरी जुताई करनी चाहिए तथा इसके बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। सरसों की उन्नत किस्मों में वरदान, वरुणा, T59, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वसुंधरा RH 9304, अरावली RN 392, लक्ष्मी स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद, कृष्णा क्रांति, जवार 1 आदि प्रमुख हैं। सरसों की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। हरी मटर भारत में सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। यह बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें पाचक प्रोटीन प्रचुर मात्रा में 7.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम में रहता है। साथ ही इसमें शर्करा 7.2 ग्राम, विटामिन सी 9.0 मिलीग्राम तथा फास्फोरस 139 मिलीग्राम भी रहता है। यह शीत ऋतु की फसल है एवं ठंडे मौसम में अच्छा उत्पादन देती है। अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अक्टूबर में बोनी करना चाहिए। शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए 100 से 120 किलोग्राम एवं मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों के लिए 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजोपचार कर शीघ्र तैयार होने वाली किस्म के लिए पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने जाना कि किस तरह से खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। तो दर्शकों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।